नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संदीप भी अकेडमी में। मैं संदीप भारद्वाज आज आपके सामने न्यायपालिका की संरचनाओं के बारे में चर्चा करने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और पिछले वीडियो में हमने स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में पढ़ लिया था कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। उससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो अदालतों की संरचनाओं पर रहेगी कि भारतीय जो अदालतें हैं उनकी क्या संरचनाएं होती हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमारे देश में 3 अलग-अलग स्तर की अदालतें होती हैं। 3 स्तर की अदालतें होती हैं। सबसे निचले स्तर की जो अदालत है उसमें बहुत सारी अदालतें आती हैं, एक अदालत नहीं होती। निचले स्तर की अदालत क्यों आती है अभी हमें डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। और क्या था, सबसे ऊपर स्तर पर सिर्फ केवल एक अदालत होती है, मतलब जो नीचे का लेवल है वहाँ पे बहुत सारी अदालतें हैं और जो ऊपर की अदालतें हैं सिर्फ एक अदालत है, मतलब अपर में एक है और नीचे बहुत सारी हैं, एक अदालत नहीं है। सबसे ज्यादा जो ताल्लुक रहता है वह अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। और ये जो सबसे ज्यादा अदालत है ना, ये वाली जो सबसे ज्यादा अधिक संख्या में, ये जिला न्यायालय होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाई अप में रहता है, लोगों के कांटेक्ट में रहती है अदालतें। अधिकतर जो आना जाना, कोई भी छोटा मोटा केस हो, सबसे पहले वो जिला अदालत में ही जाते हैं। ये आमतौर पर जो अदालतें होती हैं जिले में होती हैं या फिर तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करते हैं, ठीक है। कहता कि ये प्रत्येक राज्य है जिलों में बटा जाता है या बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। अब देखो, हर जिले के जिला न्यायाधीश है, जब जिला न्यायाधीश है तो जिला न्यायालय भी होगा। जिला न्यायालय है तभी तो न्यायाधीश है ना। तो प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है और प्रत्येक राज्य का क्या होता है, एक उच्च न्यायालय होता है। मतलब यदि मैं आपको समझाएंगे अभी। और यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है और राज्य में सबसे ऊंची अदालत यही होती है। उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होती है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत होती है जो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया के रूप में कार्य करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। अब इसे डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। जो लास्ट में है इसमें निचली अदालतें आती हैं। कौन सी अदालतें आती हैं? निचली अदालत आती है, निचली अदालतें, या आप कह सकते हैं जिला न्यायालय, जिला अदालत। इसका एक न्यायाधीश होता है जिसे जिला न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है। ये सबसे निचले स्तर की सरकार है, सबसे निचले स्तर की सरकार, तो सरकारी अदालत है, निचले स्तर की अदालत। अब ये जैसे कि लिखा जिला, तो ये जिले में होती है, ये संख्या में बहुत ज्यादा होती है। संख्या में क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, संख्या में ज्यादा होती है। अब इसके बाद ऊपर चलते हैं। ऊपर आता है हमारा उच्च न्यायालय, ठीक है। और ये राज्य का न्यायालय होता है। ये कहाँ का न्यायालय होता है? राज्य का, राज्य का सबसे बड़ा या सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय। इनकी संख्या, जिला स्तर पे जो न्यायालय इनकी संख्या अधिक है, देखिए राज्य स्तर पर जो न्यायालय है इनकी संख्या कितनी है? 25 संख्या है वर्तमान में, ध्यान रखना, वर्तमान में ये 25 है।
ठीक है, ये कौन से उच्च न्यायालय हैं? ये क्या है? उच्च न्यायालय। ये राज्य की सबसे सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है देश। अब देखो आप ये समझना बहुत, ये इसके बाद आता है बस एक सबसे ऊपरी अदालत। ठीक है, ये होता है सर्वोच्च न्यायालय। ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी है? सिर्फ एक है। ये कितनी है? सिर्फ एक है। और ये कितनी है? 25 है, और इस संख्या में ज्यादा है। ठीक है, तो जो पहले नंबर की अदालत है ये ऊपरी स्तर पर यानी कि देश की अदालत है, देश में आता है। ठीक है, हाईएस्ट पे है। दूसरे नंबर पे है ये राज्य स्तर की है। आपको थोड़ा दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। और जो सबसे नीचे है तीसरा, ये जिला स्तर का है। ठीक है, देश में जो सबसे ऊपर है इसकी संख्या कितनी है? एक है। संख्या एक है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, और राज्य स्तर पे है ये स्थित कहाँ पे है? राज्य में है। संख्या में ये 25 है। संख्या में कितनी है? ये 25 है। और जिला स्तर की जो न्यायालय है, जिला स्तर पर जो है अदालत कहाँ स्थित होती है? ये जिले। इनकी स्थिति क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट में होती है, मतलब जिले में होती है। और संख्या में ये कितने हैं? पूरे भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत में वर्तमान में 672 है। कितनी है? 672। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से ये संरचना भारत में बनी हुई है। तो आपको बता दिया। आपको कोई डाउट हो तो आप समझ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां तक समझाने की पूरी कोशिश समझ लें। और दूसरी चीज समझिए, यदि मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा कांटेक्ट रहता है वो जिला न्यायालय से रहता है। सबसे ज्यादा कांटेक्ट कहाँ से रहता है लोगों का? जिला न्यायालय से रहता है। आपने जिला न्यायालय में कोई केस करा और यदि इसके अंदर एक अपील की भी कंडीशन है, यहाँ पे अपील की मैं बता देता हूँ। अपील एक लगा सकते हैं। अपील का भी प्रावधान है। कैसे है? अब समझिए चीज। आपने केस करा जिला न्यायालय, आपने आपने जो केस चल रहा वो कहाँ चला? जिला न्यायालय में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? जिला न्यायालय में। ठीक है, निर्णय आया और आप उससे क्या है? संतुष्ट नहीं है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? अपील के माध्यम से। अब आप यहाँ क्या करेंगे? अपील करेंगे। अब आप यहाँ क्या करेंगे? अपील करेंगे। क्या करेंगे? अपील करेंगे। अपील के माध्यम से आप कहाँ जा सकते हैं? उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय से निर्णय आया। आपको लगता है कि ये निर्णय भी आपका खराब है, बेकार, नहीं नहीं बात बन पा रही, तो आप इसके बाद अपील फिर से करेंगे। अब आप इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपना केस या फिर अपनी अपील दायर कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अपील की ये कंडीशन सिर्फ है। ये आपको संतुष्ट नहीं, किससे निर्णय से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय जा सकते हैं। और उच्च न्यायालय से भी आप संतुष्ट नहीं है सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अब कंडीशन देखिए, यदि अब क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय का क्या है? जो फैसला है, फैसला अंतिम माना जाएगा। ठीक है,
किसका फैसला? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा, बाकी से जितने फैसले दिए हुए इन लोगों ने वो कोई मायने फिर नहीं करता। ठीक है, यदि आप पहले ही निर्णय से संतुष्ट हो जाते हैं तो कोई जरूरत नहीं आपको उच्च न्यायालय जाने की। ठीक है, यदि आप जिला न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय में फिर यदि आप उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं तो फिर अपील के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वो आपको मानना होगा। यही सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है, जो फैसला होता है, वो अंतिम माना जाएगा, वही अंतिम होता है, इसके अलावा कोई दूसरा फैसला नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये थी अदालतों की संरचना। इसमें थोड़ी बहुत और चीज समझ लेते हैं कि ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र आपका कहाँ का है? मद्रास का उच्च न्यायालय है। लेकिन उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई, कैसे ये बात करते हैं? तो कह रहा है कि उच्च न्यायालय की जो स्थापना है सबसे पहले 1862 में कहाँ हुई थी? कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में हुई थी। ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च या उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? 1862 में हुई थी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। और ये तीनों जो शहर हैं ये ब्रिटिश के प्रेसिडेंसी शहर रहे हैं। ठीक है, और दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1966 में हुआ है दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय, मैंने आपको पहले ही बता दिया देश भर में कितने न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं पूरे देश भर में। कह रहा कि बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, बहुत सारे राज्य हैं जिनके अपने खुद के उच्च न्यायालय हैं, जबकि कुछ ऐसे राज्य जिनके अपने खुद के न्यायालय नहीं है। वो कोलाइड करते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ पंजाब और हरियाणा की, पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं। पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय है, कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। ठीक है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड में जो असम है आपका, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, इनके लिए एक उच्च न्यायालय रखा गया। वो कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी में। इसका चंडीगढ़ में था, पंजाब हरियाणा का। ठीक है, इसका गुवाहाटी है। ठीक है, कहता है कि 1 जनवरी को, 1 जनवरी को 1 जनवरी की बात करते हैं तो कह रहा है 1 जनवरी को 2019 से, 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आपने सुना होगा कि अलग हो चुका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो अलग राज्य बन चुके हैं। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों के जो उच्च न्यायालय हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, पहले आपका हैदराबाद में था लेकिन अभी बदल गया है। तो आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय वो अमरावती में, उसकी राजधानी है। ठीक है, और तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद है और वहीं पे इसका उच्च न्यायालय बना हुआ है, वहीं पे स्थित है। तो अलग अलग उच्च न्यायालय, दोनों के उच्च न्यायालय अलग अलग हुए, लेकिन पहले तो एक ही था। ठीक है, दोनों का अलग हुए। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालय राज्यों के अन्य हिस्सों में खंडपीठ बेंच भी होती है। मतलब कि कह रहा है कि यदि भाई जिस जो राज्य संख्या में अधिक है, जो क्षेत्र में अधिक है, संख्या में अधिक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं? उच्च न्यायालय की वो क्या बना देते हैं? खंडपीठ बना देते हैं या फिर बेंच बना देते हैं, ताकि लोगों की पहुँच अधिक से अधिक वहाँ हो सके। ठीक है, खंडपीठ कहते हैं, खंडपीठ मतलब कि जैसे इलाहाबाद की बात करते हैं, इलाहाबाद एक प्रयागराज में उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। तो अब सारे लोग इलाहाबाद जाएंगे। ठीक है, अब इलाहाबाद ना जाके मान लो कि किसी का मेरठ में है घर, तो वहाँ पे कोई केस हुआ तो पहले जिला में जाएगा। तो इनके ऐसी बेंच बना रखे हैं उच्च न्यायालय के। ठीक है, उच्च न्यायालय के बेंच बना रखे ताकि अधिक से अधिक राज्य के हिस्सों में लोगों की पहुंच बन सके। ठीक है, इसे बेंच कहते हैं कि हाई कोर्ट की बेंच एक मेरठ में बैठी है और फैसला कर रही है, एक आपकी गोरखपुर में बैठी है वहाँ फैसला कर रही है, यदि कहे तो एक अलीगढ़ में बैठी। इस तरह के जो फैसले हैं वो अलग अलग बेंचों के माध्यम से दिए जाते हैं, जो राज्य क्षेत्रफल के और जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़े होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ये जो कोर्ट होते हैं एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं? भाई देखो बिल्कुल जुड़े होते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा है ये अदालत एक दूसरे से जुड़ी होती है। मैंने आपको एक अभी थोड़ा इससे पहले बताया था कि जो फैसले हैं वो किसका मान्य होगा? सर्वोच्च न्यायालय का। देखो एक चीज ध्यान रखें, जो फैसले से आप समझ रहे हैं, जो फैसला है मान्य किसका होगा? अंतिम फैसला मान्य होगा सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, जो अंतिम है
अंतिम फैसला किसका माना जाएगा? अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय का माना जाएगा। तो ये जो माना जाएगा फैसला अपील के माध्यम से, अपील के जो सिस्टम मैंने आपको बताया था, अपील वाला जो है, इसी के माध्यम से सारे जो कोर्ट एक दूसरे आपस में जुड़े पड़े, एकीकृत है। अब देखो कहता है कि क्या एक दूसरे जुड़े पड़े? हाँ बिल्कुल, हाँ जी सही है, जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत में हमारे पास एकीकृत न्याय व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालत के फैसले, देखो ऊपरी अदालत के फैसले मतलब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले नीचे की सभी अदालतों को मान्य होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील व्यवस्था को देखा जा सकता है। अपील व्यवस्था के माध्यम से खर्च किए जाते हैं। और इसमें पूरी स्टोरी दे रखी है, स्टोरी पढ़ूंगा नहीं मैं ज़्यादा, सिंपल सी बात है कि लक्ष्मण बनाम एक सुधा का केस चलता है, लक्ष्मण कुमार, ठीक है, और सुधा गोयल से विवाह किया था दोनों का, इन दोनों में केस चलता है, दोनों का केस चल रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये लक्ष्मण कुमार और उसकी माँ ये सुधा को आग जलाने की कोशिश करते हैं, आग जलाने की मारने की कोशिश करते हैं, सारा केस बनता है। तो ये निचली अदालत में फैसला जाता है और तो ये फैसला होता है कि अब कहता है कि मौत हो गई है, वह जली हुई थी। कहता है कि सुधा की अस्पताल में मौत हो गई, अब ध्यान देखें बहुत, और उसके परिवार भी रहे थे, ठीक है। तो सुधा के घर वालों ने अब क्या करा, देखो ये चीज़ है, तो सुधा की मौत हो चुकी है और सुधा के घर वालों ने क्या करा, इसके ऊपर मुकदमा चलाया, दायर कर दिया। निचली अदालत के सामने ये मुकदमा है, तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बना लिया, उनसे बात हुई तो ये पता चला कि सुधा की चीख सुनी, तो इस मामले में बात आई कि भाई जो लक्ष्मण है और उसकी माता है, उन लोगों ने अपनी बहू को मारने की कोशिश करी है, जलाने की कोशिश की, जिसके बाद वो मर चुकी है और उन दोनों को दोषी पाया जाता है, उन्हें मौत की सजा सुना देते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को क्या होता है कि मौत की सजा वो सुना देते हैं। देखो दोष, अब कहता है कि सुभाष चंद्र को दोषी करा, किस किस को दोषी पाया गया, शकुंतला उसकी माँ है और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को भी दोषी पाया, तीनों को मौत की सजा सुना दी। लेकिन अब होता क्या है कि अब ये फैसला क्या है, उच्च न्यायालय में अपील दायर कर देते, ये क्या करते हैं, उच्च न्यायालय में अपील दायर कर देते हैं और दोनों तरफ से वकीलों में तर्क सुनने के बाद एक फैसला निकल के आता है कि ये जो मिट्टी के तेल से जलने के वाले स्टोव से जली है और एक दुर्घटना हुई है, ये क्या हुई है, दुर्घटना हुई है और इस वजह से तीनों को बरी कर दिया जाता है। लेकिन सुधा के घर वाले फिर शांत नहीं बैठते हैं और शायद आपने कभी ये लिखा है कि महिला आंदोलन पर केंद्रीय चित्र निबंधन याद होगा कि इसमें आपने पढ़ा होगा 1980 के दशक में देश में भर में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। कौन से महिला संगठन की बात कर रहे हैं, तो जो महिला संगठन दहेज हत्या के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और उन पर बात और उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालत इस तरह की घटनाओं को दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय के उपयुक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिला को कानून भंग कर दिया, उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी गई। अब देखो होता है कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी गई और यह अपील किसने करी, इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लेयर्स नामक संगठन की ओर से दायर की, ठीक है, सिंपल कहानी है। और होता क्या है इसके बाद, अब इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में और इसकी जो फैसला आता है सर्वोच्च न्यायालय में की अपील सुनवाई शुरू कर दी है और वकीलों के आवेदन तर्क सुनने के सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र की आरोपी बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। मतलब जो अपील के माध्यम से क्या होता है कि अपील के माध्यम से आप अपने फैसले को एक दूसरे कोर्ट में ले जा सकते हैं। जैसे जिला से नहीं समझ में आया, उच्च न्यायालय में ले गए, उच्च से फिर कहाँ ले गए, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और इसका जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। जहाँ अंतिम फैसला क्या है, यहाँ पे उम्र कैद की सजा सुना दी तीनों को, तब उनको उम्र कैद की सजा ही सुनाई जाएगी, इसके अलावा और इसके बाद कोई सजा का प्रावधान आगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थी एक थोड़ी सी। अब कहते हैं कि अधीनस्थ अदालतों में कई अलग अलग नामों से संबंधित किया जाता है उन्हें, ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायाधीश आदि नामों से बुलाया जाता है, ठीक है। ये दक्षिण सिक्किम में जिला अदालत है, सिक्किम में जिला अदालत दे रखी है आपको कि जो अधीनस्थ अदालतें होते हैं उनको कई अलग अलग नामों से जाना जाता है कि ट्रायल कोर्ट भी होता है, जिला न्यायालय कह लो, उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रायल कोर्ट होगा, ठीक है। और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज आदि आदि इन सबके नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो
अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विधि की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं, ठीक है, और इस पे हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो के अंदर। जब तक लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जब तक लिए धन्यवाद, नमस्कार।